Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabuana District, Fazilka, and I welcome you all in this channel Amit Juneja Economics. So today our topic of discussion is the measurement of national income. हमने जो अपने लास्ट चैप्टर के अंदर देखा था उसके अंदर हमने पढ़ा कि व्हाट इज नेशनल इनकम, व्हाट आर द वेरियस एग्रीगेट्स व्हिच आर रिलेटेड विद नेशनल इनकम, लाइक हमने बात की ग्रॉस प्रोडक्ट की, बात की नेट प्रोडक्ट की, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो हमने इनकी थ्योरी जो है वो अपने लास्ट चैप्टर के अंदर देखी। हमारा जो लास्ट चैप्टर था उसने हमें ये बताया कि नेशनल इनकम, प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ये सारी चीजें जो हैं वो क्या हैं और इनका मीनिंग क्या होता है और इनको कैलकुलेट करने के वेरियस फॉर्मूलाज जो हैं वो क्या हैं। तो हमने उनमें देखा कि अगर ग्रॉस और नेट के जो हैं वो कॉन्सेप्ट आपने कैलकुलेट करने हैं, सो डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन। इफ यू वांट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, द difference between the two is equal to net factor income from abroad, and if you want to calculate national income at market price or the factor cost or the difference between the two is equal to net indirect taxes। तो ये हमने बहुत सारे डिफरेंसेस किए। उसके बाद हमने एक साइकिल अपना ऑन किया जिसके अंदर हमने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम, देन वी कैन कैलकुलेट प्राइवेट इनकम फ्रॉम नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम फ्रॉम प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम फ्रॉम पर्सनल इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम फ्रॉम नेशनल इनकम। तो वो सारे हमने थ्योरीज जो हैं वो हमने जो है पढ़ी अपने लास्ट लेक्चर के अंदर। तो आज इस लेक्चर के अंदर और अब के बाद जितने भी लेक्चर्स आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड उसके अंदर हम आज मेजर करेंगे नेशनल इनकम को, कि हम नेशनल इनकम को जो है वो कैसे मेजर कर सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो यही रहेगा, एंड दैट इज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि अगर हमने नेशनल इनकम को मेजर करना है, सो हाउ मेनी मेथड्स डू वी हैव for the measurement of national income? So basically there are three methods for the calculation of national income. Now the question arises, why there are three methods for the calculation of national income? क्योंकि इसका जो आंसर है वो मिलेगा हमें हमारे सेकंड चैप्टर के अंदर जब हमने बात की थी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट। अगर आपको वो मेरे लेक्चर याद हो तो उसके अंदर जब मैंने इंपॉर्टेंस कराया था कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट, तो उसके अंदर मैंने बात की थी कि विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट वी कैन इजीली कैलकुलेट द नेशनल इनकम। सो द नेशनल इनकम का कैलकुलेशन है दैट डिपेंड्स अपॉन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट। तो उसके अंदर जब हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट में, उसमें हमारे पास थ्री फेजेस होते हैं, थ्री फेजेस ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोस थ्री फेजेस देयर आर थ्री मेथड्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब वो थ्री फेजेस क्या हैं और उसके बेसिस पे व्हाई देयर आर थ्री मेथड्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, हम उसको एक एग्जांपल से जो है वो क्लियर करेंगे। तो हम क्या करते हैं, वैसे तो हम 3 सेक्टर 4 सेक्टर कुछ भी मॉडल ले सकते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी आर टेकिंग ओनली अ 2 sector economy model without the financial system. So there are 2 sectors, one is the household sector and other one is the production sector. तो इसीलिए जब हमने अपना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट किया था, मैंने कहा था अगर आप ये चैप्टर जो है वो अच्छी तरह से कर लेते हैं तो अगले चैप्टर आपके लिए जो है वो इजी हो जाएंगे। तो अब क्या हुआ, सबसे पहले जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसने क्या किया, जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसको अपनी फैक्टर सर्विसेज जो है
वो प्रोवाइड करवाई। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसकी तरफ से जो वेरियस टाइप ऑफ फैक्टर सर्विसेज हैं इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो फैक्टर सर्विसेज दे दो जो गई प्रोडक्शन सेक्टर पे। अब प्रोडक्शन सेक्टर ने क्या किया, उन चीजों को यूज किया, उन फैक्टर सर्विसेज को यूज किया और उसकी हेल्प से जो है प्रोडक्शन सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की। और अब क्या हुआ, वो गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं उसने हाउस होल्ड सेक्टर को जो है वो प्रोवाइड करवा दी। सो अब प्रोडक्शन सेक्टर जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज। अब क्या हुआ, पहले फैक्टर सर्विसेज गई, उसके कंटेक्स्ट के अंदर यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो आ गई। क्यों, क्योंकि जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसने क्या किया, उसने जब हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज ली तो उसने उन फैक्टर सर्विसेज को यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन की। तो अब क्या हुआ, इसको हम बोलेंगे हमारा पहला फेज जो कि है प्रोडक्शन फेज। यानी सबसे पहले क्या होगा, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसकी प्रोडक्शन होगी। तो प्रोडक्शन हो गई। अब ये तो रियल फ्लो है भी, अब यहां से फैक्टर सर्विसेज गई तो इधर से जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज आई। सो दिस इज द रियल फ्लो। अब अगर हम सेकेंड स्टेज पे आ जाएं मॉनेटरी फ्लो में, तो क्या हुआ, इधर से हाउस होल्ड सेक्टर जो है जब उसने अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोडक्शन सेक्टर को दी तो उसके बदले में जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसने क्या किया, उसने हाउस होल्ड सेक्टर को, अब आरे लगेगा हाउस होल्ड सेक्टर वाली साइड में, उसको उसने फैक्टर पेमेंट की, या जिसको हम कहते हैं कि उसको उसने फैक्टर इनकम प्रोवाइड करवाई। फैक्टर इनकम इन द फॉर्म ऑफ rent to the land, wages to the laborer, interest to the capital and profit to the entrepreneur। तो अब क्या हुआ, ये फैक्टर इनकम जो है वो प्रोडक्शन सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर पे आ गई। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो क्या कर रहा है, जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसको इनकम प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये हमारा सेकंड फेज हो जाता है जिसको हम कहते हैं इनकम फेज। ओके, इनकम फेज में क्या होगा, जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो क्या करेगा, वो अपने जो भी फैक्टर्स और ऑफ सर्विसेज उसने हाउस होल्ड सेक्टर से हायर किए थे उन सारी फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो भी हाउस होल्ड सेक्टर है उसको फैक्टर इनकम प्रोवाइड करवाएगा। अब इनकम जनरेट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम। क्यों फैक्टर इनकम, क्योंकि हमने क्या मेजर करना है, हमने नेशनल इनकम मेजर करनी है। तो उसके अंदर हम पहली बात ये करते हैं कि इन नेशनल इनकम वी ऑलवेज हैव टू इंक्लूड द फैक्टर इनकम ओनली, नॉट ओनली एंड नॉट एनी काइंड ऑफ द ट्रांसफर पेमेंट। ओके, तो अब क्या हुआ, फैक्टर सर्विसेज प्रोडक्शन सेक्टर को दी, उसके बदले में जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसने क्या किया, हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर इनकम दे दी। तो ये हमारा सेकंड फेज हो गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट का। पहले फेज में क्या हुआ, प्रोडक्शन हुई, सेकंड फेज में क्या हुआ, इनकम जनरेट हुई। तो इनकम अब किसके पास आ गई, हाउस होल्ड सेक्टर के पास आ गई। अब हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, जो इनकम प्रोडक्शन सेक्टर ने उसको दी है वो इनकम वो प्रोडक्शन सेक्टर को जो है वो वापस कर देगा इस फॉर्म के अंदर, क्योंकि अब जो है वो इनकम किसके पास है, हाउस होल्ड सेक्टर के पास। जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो किसके पास है, प्रोडक्शन सेक्टर के पास। अब जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसको वो सारी गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए ताकि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या कर सके, उन सारी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर सके। तो अब प्रोडक्शन सेक्टर क्या करेगा, जब इसको ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा, जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो उन सारी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेगा और उसके बदले में प्रोडक्शन सेक्टर को जो है वो मनी प्रोवाइड करवाएगा इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड फेज। अब थर्ड फेज में क्या हुआ, अब अगर थर्ड फेज नहीं लगाता तो क्या होता, जो भी आपके रियल फ्लो और मॉनेटरी फ्लोज हैं वो इक्वल नहीं हो पाते। अगर आपको याद हो, जब हमने टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल के अंदर रियल फ्लो और मॉनेटरी फ्लो दोनों दिखाए थे, तब मैंने बात की थी कि द रियल फ्लो ऑफ वन सेक्टर इज इक्वल टू द रियल फ्लो ऑफ द अदर फैक्टर। यानी अगर हम यहां से रियल फ्लो कर रहे हैं फैक्टर सर्विसेज का टुवर्ड्स द प्रोडक्शन सेक्टर, दैट इज इक्वल टू द रियल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द प्रोडक्शन सेक्टर। यानी हाउस होल्ड सेक्टर का रियल फ्लो इज इक्वल टू प्रोडक्शन सेक्टर रियल फ्लो। अब क्या हुआ,
production sector's monetary flow in the form of factor income is equal to monetary flow of the household sector to the production sector in the form of consumption expenditure, or we can say that the monetary flow of production sector is equal to the monetary flow of the household sector. Number 3 हमने कहा था real flow of the household sector in terms of factor services is equal to the monetary flow of production sector in terms of factor income, यानी जितनी factor services हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर को देगा उतनी ही मॉनेटरी इनकम जो है वो क्या होगा प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को देने वाला है। यानी हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया, जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसको क्या दी फैक्टर सर्विसेज विच इज अ रियल फ्लो, उसके बदले में प्रोडक्शन सेक्टर जो है उसने हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर इनकम प्रोवाइड करवाई, दैट इज अ मॉनेटरी फ्लो। सो रियल फ्लो ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर इज इक्वल टू मॉनेटरी फ्लो ऑफ द प्रोडक्शन सेक्टर। नेक्स्ट हमने कहा था कि द रियल फ्लो ऑफ प्रोडक्शन सेक्टर इन टर्म्स ऑफ goods and services is equal to the monetary flow of the household sector in terms of consumption expenditure. Either we can say that कि जितनी goods and services production sector household sector को provide करवाएगा उतना ही consumption expenditure household sector production sector को जो है वो दे देगा। अगर हम ये सारी चीजें बनाएंगे तो ही हमारा two sector economy model with real flows and monetary flows जो है वो complete होगा। अब सोचो इस पूरे के अंदर हमें तीन चीजें जो है वो देखने को मिली। सबसे पहला क्या हुआ, जो हाउस होल्ड सेक्टर था उसने क्या किया, प्रोडक्शन सेक्टर को अपनी फैक्टर सर्विसेज दी विच इज अ रियल फ्लो। प्रोडक्शन सेक्टर ने क्या किया, उन सारी फैक्टर सर्विसेज को यूज किया और उससे क्या किया, प्रोडक्शन की। तो प्रोडक्शन हो गया फर्स्ट फेज। अब प्रोडक्शन करके उसने अपने पास रख ली या उसको दे देता तो रियल फ्लो हो जाता। फिर क्या हुआ, अब जितनी फैक्टर सर्विसेज प्रोडक्शन सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर से ली थी उतनी ही उसने उसको फैक्टर इनकम प्रोवाइड करवा दी। अब इनकम जनरेट हो रही है तो दिस इज सेकंड फेज। अब हाउस होल्ड सेक्टर को इनकम मिल गई, इसके पास गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इसने अपनी गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर को दे दी। हाउस होल्ड सेक्टर ने उसको कंज्यूम किया और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो प्रोडक्शन सेक्टर को दे दिया, तो पैसे वापस प्रोडक्शन सेक्टर के पास पहुंच गए इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर। सो दिस इज द एक्सपेंडिचर फेज। सो देयर आर थ्री phases of circular flow of income and output. First is the production phase, second is the income phase, third is the expenditure phase. तो क्योंकि circular flow of income and output जो है उसके three phases होते हैं, तो on the basis of these three phases there are three methods for the measurement of national income. अब वो three methods जो हैं वो क्या हैं, अगर हम income phase की बात करते हैं तो उससे जो होगा that is called income method। अगर हम प्रोडक्शन फेज की बात करते हैं सो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन मेथड। सो प्रोडक्शन मेथड जो है हम उसको एक और नाम भी देंगे, दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड मेथड। सो व्हाई इट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड मेथड, तो जब हम इसको डिस्कस करेंगे तब इसको डिटेल में देखेंगे। एंड थर्ड फेज जो है वो हमारा एक्सपेंडिचर फेज था, तो उसके बेसिस पे जो नेशनल इनकम को मेजर करने का मेथड बनेगा वो बनेगा एक्सपेंडिचर मेथड। सो देयर आर थ्री फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट एंड correspondingly there are three methods for the calculation of national income, that is the income method, production method and the expenditure method. अब अगर मैं ये कहता हूं कि there are three methods for the calculation of national income, so who gave the idea of this? जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, ये मैंने सारा सर्कुलर फ्लो बनाया, उसके बेसिस पे जो है वो मैंने आपको ये बताया कि पहले जो है वो फैक्टर सर्विसेज देगा, उसके बदले में वो प्रोडक्शन करेगा तो फर्स्ट फेज हो जाएगा, साथ के साथ वो उसको फैक्टर इनकम देगा तो वो इनकम फेज हो जाएगा, फिर वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा तो ये थर्ड फेज हो जाएगा। तो ये जो आइडिया है वो किसने दिया, द आइडिया ऑफ दिस these three methods was given by Schumpeter। ठीक है, सो हमारे एक इकोनॉमिस्ट हैं शुम्पिटर। शुम्पिटर ने सबसे पहले जो है ये आइडिया दिया था कि देयर आर थ्री फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट एंड कॉरस्पॉन्डिंगली देयर आर थ्री मेथड्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब
क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मान लीजिए कि मैं नेशनल इनकम को मेजर कर लेता हूं विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड, या अगर मान लो मेरा कोई फ्रेंड है वो नेशनल इनकम को मेजर करता है फॉर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन मेथड, और मेरा एक और फ्रेंड है वो उसको मेजर करता है विद द एक्सपेंडिचर मेथड, क्या हम तीनों के आंसर जो हैं वो डिफर होंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए जितनी नेशनल इनकम ऑफ इंडिया है वो तो है, अब वो तो चेंज नहीं होने वाली, तो अगर नेशनल इनकम ऑफ इंडिया चेंज नहीं होने वाली, सो वट एवर मैथड वी अडॉप्ट टू मेजर दैट नेशनल इनकम, आंसर जो है वो सेम रहेगा। मतलब मेरा और मेरे दो फ्रेंड्स जो हैं उन दोनों का आंसर जो है वो क्या होगा? सेम होगा। कैसे सेम होगा? अब इस चीज को प्रूव करते हैं। देखिए अब क्या हुआ कि हमने अभी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट जो है वो बनाया, तो उसमें अब आप इसको जो है अपने दिमाग में चलाइए। सबसे पहले क्या हुआ कि जो हाउस होल्ड सेक्टर था उसने प्रोडक्शन सेक्टर को अपनी फैक्टर सर्विसेज दी, तो उससे जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसने क्या किया? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया। तो क्या हो गया? प्रोडक्शन फेज आ गया। तो प्रोडक्शन फेज में सपोज करो कि जो भी हमारा प्रोडक्शन सेक्टर है उसने 100 रुपीज की गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस की। अब क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जितनी भी प्रोडक्शन होती है वो सारी की सारी प्रोडक्शन जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर डिवाइड हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि हमने बात की थी कि जितनी प्रोडक्शन सेक्टर करेगा उतनी ही वो फैक्टर इनकम जो है वो किसको दे देगा? हाउस होल्ड सेक्टर को। जब क्या हुआ? उतनी ही इनकम जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर को जो है वो प्रोडक्शन सेक्टर ने दे देनी है। रेंट दे देना है, इंटरेस्ट दे देने हैं, वेजेस दे देने हैं और प्रॉफिट दे देना है। तो जितना प्रोडक्शन होगा वो सारा का सारा प्रोडक्शन जो है वो डिवाइड हो जाएगा अमंग द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब क्या हुआ? अब जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसको 100 रुपए की इनकम हो गई। अब हाउस होल्ड सेक्टर के पास 100 रुपीज की इनकम है और जो हमारा प्रोडक्शन सेक्टर है उसके पास 100 रुपीज की गुड्स है। तो अब क्या होगा? जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या करेगा? वो प्रोडक्शन सेक्टर को कहेगा कि आप मुझे ये 100 रुपीज की गुड्स जो है वो दे दो। तो अब प्रोडक्शन सेक्टर क्या करेगा? वो सारी गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो किसको दे देगा? हाउस होल्ड सेक्टर को। अब हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोडक्शन सेक्टर से कितनी गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो परचेज की? 100 रुपीज की। 100 रुपीज की तो उसके बदले में हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर को कितने पैसे देगा? 100 रुपीज। मतलब वो कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा? 100 रुपीज। तो ये इससे क्या होता है? तीनों की जो है हम उसको कहते हैं देयर इज अ ट्रिपल आइडेंटिटी बिटवीन द इनकम, प्रोडक्शन एंड एक्सपेंडिचर, कि जितनी प्रोडक्शन होगी उतनी ही इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दे देंगे, जितनी इनकम होगी वो उतने ही पैसे जो हैं वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म के अंदर प्रोडक्शन सेक्टर को वापस कर देंगे। तो इससे सर्कल जो है वो क्या है? वो कंप्लीट हो जाएगा। किस चीज का? इनकम का, प्रोडक्शन का और एक्सपेंडिचर का। सो देयर आर 3 phases of the circular flow of income and output. So on this basis there are 3 methods for the measurement of national income. तो आज हम इसी 3 मेथड्स में से जो हमारा पहला मेथड है वो हम डिस्कस करेंगे। सो हमारा जो पहला मेथड रहेगा वो रहेगा इनकम मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। जो इनकम मेथड है हम इसको एक और नाम से भी जानते हैं, इसको हम फैक्टर पेमेंट मेथड जो है वो भी कहते हैं, ठीक है, और इसको फैक्टर इनकम मेथड भी कहते हैं। अब मुझे लगता है कि मुझे समझाने की जरूरत नहीं है इसको फैक्टर पेमेंट मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी मैंने क्लियर किया कि प्रोडक्शन सेक्टर जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर को जितनी फैक्टर पेमेंट करेगा उतनी ही क्या होगा? जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसको उतनी ही फैक्टर इनकम होगी। सो फैक्टर इनकम बोलिए या फैक्टर पेमेंट बोलिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो अब हम आज जो डिस्कस करेंगे वो हमारा इनकम मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम जो है हम उसको डिस्कस जो है वो करने वाले हैं। अब आमतौर पे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है, जनरल क्वेरी होती है
कि जब भी एग्जाम के अंदर हमें इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि इस क्वेश्चन को हमने इनकम मेथड से सॉल्व करना है या एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व करना है या प्रोडक्शन मेथड से सॉल्व करना है, हमें कैसे पता लगेगा? तो इसका आंसर जो है वो ये है कि जब आप इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्शन मेथड यूज करेंगे, सो द आइटम्स इन ऑल थ्री टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स विल एंटायरली बी डिफरेंट। तो इनकम मेथड के अंदर जो आपको स्टेटमेंट दी होगी वो डिफरेंट होगी, प्रोडक्शन मेथड के अंदर जो स्टेटमेंट दी होगी वो डिफरेंट होगी, और जो आपको एक्सपेंडिचर मेथड में स्टेटमेंट गिवन होगी वो डिफरेंट होगी। तीनों के अंदर डिफरेंट आइटम होंगी, एक आइटम का दूसरी आइटम के साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वाली आइटम जो है ये इनकम मेथड की है, ये वाली आइटम जो है वो प्रोडक्शन मेथड की है, और ये वाली आइटम जो है वो एक्सपेंडिचर मेथड की है। जब आपको एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल आएगा तो उस न्यूमेरिकल को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि आपने इससे क्या कैलकुलेट करना है और आपने इससे कौन सा मेथड लगा के कैलकुलेट करना है, ये आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा। तो उसके बेसिस पे हम इनकम मेथड जो है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब हमने यह देखना है कि हमने अब इनकम मेथड के अंदर करना क्या है। नाम से क्लियर करते हैं, इनकम मेथड है तो हमने जितनी भी तरह की फैक्टर इनकम, क्योंकि हम नेशनल इनकम को मेजर कर रहे हैं, तो नेशनल इनकम के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो फैक्टर इनकम लेते हैं। हम किसी भी तरह की ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम जो है वो नहीं लेते। तो जब भी हमने इनकम मेथड यूज करके नेशनल इनकम को मेजर करना है तो हमने क्या करना है, हमने जितनी भी तरह की फैक्टर इनकम होती है वो सारी की सारी फैक्टर इनकम जो है वो इंक्लूड कर लेनी है। अब फैक्टर इनकम कितनी तरह की होगी हमने अभी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट के अंदर किया, और इससे पहले हम बहुत सारे और लेक्चर्स के अंदर भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि फैक्टर इनकम जो है वो 4 टाइप्स की होती है। क्यों? क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 4 टाइप के होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। सो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर हम इनकम मेथड के अंदर सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम लेने वाले हैं, तो अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 हैं तो फिर फैक्टर इनकम भी कितनी होंगी, 4 ही होंगी। मतलब इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले जो 4 टाइप ऑफ फैक्टर इनकम है आपने उसको ऐड करना है। तो हम वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको डिस्कस करेंगे। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिस्कस करके उन सभी की इनकम को ऐड करेंगे, यानी कि रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस, उसको हम ऐड करेंगे, बस हमारी नेशनल इनकम निकल जाएगी। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल जो है वो हम करने वाले हैं। तो हम सबसे पहला जो अपना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो लेने वाले हैं, एंड दैट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर। ठीक है, सो अब लेबर को क्या मिलता है, हम आमतौर पे कहते हैं कि लेबर को क्या मिलता है, वेजेस, पर हम यहाँ पे वेजेस वर्ड जो है वो यूज नहीं करेंगे, वी यूज द वर्ड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ओके, तो नाउ द वर्ड इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय कौन हो गया, लेबरर हो गया। अब लेबरर ने अपनी सर्विसेज जो है वो क्या करनी है, वो प्रोडक्शन सेक्टर को देनी है। ठीक है, उसके बदले में प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को, लेबर को क्या देगा, हमने ऑलरेडी बात की थी, क्या देगा, वेजेस। पर वेजेस जो है वो अपने आप के अंदर एक बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट है, तो हम यहाँ पे वर्ड वेजेस यूज नहीं करेंगे। हम जो वर्ड यूज करेंगे वो करेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय और वेजेस में क्या डिफरेंस है ये समझते हैं। ठीक है, क्योंकि आमतौर पे न्यूमेरिकल के अंदर हम इसी बात को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेजेस और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या डिफरेंस है। तो एक बात उसको हम समझते हैं। देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि जो वेजेस है वो क्या है, इट्स अ नैरो कॉन्सेप्ट, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। कैसे? क्योंकि मैं ये कह सकता हूं कि जो वेजेस बोल लीजिए या इसको सैलरीज बोल लीजिए, एक ही बात है। वेजेस एंड सैलरीज ये क्या है, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। मतलब अब क्या है कि जो भी एम्प्लॉय है, मतलब जो भी लेबरर है, उसने अपनी फैक्टर सर्विसेज जो हैं वो प्रोडक्शन सेक्टर को दी। अब प्रोडक्शन सेक्टर ने इन रिटर्न उस लेबरर को क्या दिया, वो सिर्फ और सिर्फ जो है उनको वेजेस एंड सैलरीज नहीं देते।
आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, मैंने ये कहा कि प्रोडक्शन सेक्टर जो है वो लेबरर को या एम्प्लॉय को सिर्फ और सिर्फ वेजेस और सैलरीज नहीं देते, मतलब इसके अलावा भी और बहुत कुछ देते हैं। मतलब हमने ये नहीं देखना कि वेजेस और सैलरी कितनी मिली, हमने ये देखना है कि जब एक लेबरर ने अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोडक्शन सेक्टर को प्रोवाइड करवाई तो प्रोडक्शन सेक्टर ने इन टोटलिटी उसको कितना अमाउंट पे किया। एक तो ये होगा कि जो भी अपना प्रोडक्शन सेक्टर है वो उस लेबरर को इन हार्ड कैश कितने पैसे देता है, तो वो होंगे उसके वेजेस एंड सैलरीज। जो वेजेस एंड सैलरीज हैं हम उसको हमेशा हार्ड कैश फॉर्म के अंदर लेते हैं कि आपने एक महीना के लिए जो है वो सर्विसेज किए तो उसके बदले में आपको कितनी सैलरी मिल गई। अगर मैं अपनी एग्जांपल लूं, सो आई एम ए लेबरर, आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं। मैं क्या करता हूं, मैं एक महीने के लिए स्कूल पढ़ाता हूं, पढ़ाने के बदले में गवर्नमेंट मुझे क्या देती है। अब मैं उसको ये नहीं कहता कि मुझे क्या मिलता है, कंपनसेशन मिलता है ना, मैं कहूंगा आज मेरी सैलरी आ गई, तो मैं तो ये बोलता हूं ना कि आज मेरी सैलरी आ गई। तो अगर मैं ये बोलूं कि गवर्नमेंट जो है मुझे एक महीना काम करने के बदले में 40,000 रुपी मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कराती है, दैट इज माय सैलरी, इट्स नॉट माय कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये नहीं, पर गवर्नमेंट कहती है कि आपको हमने सिर्फ 40,000 नहीं दिया है, मैं कहूंगा मेरे अकाउंट में तो 40,000 आए। आप कैसे कह सकते हैं कि आपने 40,000 नहीं दिया? मैंने अपने अकाउंट स्टेटमेंट चेक किए, आपने मेरे अकाउंट में 40,000 रुपए डिपॉजिट कराए हैं, तो इसका मतलब आप मुझे मेरी फैक्टर सर्विसेज के बदले में 40,000 दे रहे हैं। आप मुझे तो बेवकूफ बना रहे हैं। वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, हमने आपको देने हैं 50,000, तो मैंने कहा आप दे तो 40,000 रहे हो, बाकी 10,000 कहां है फिर? वो कहेंगे कि अगर सपोज करो कि हमने आपको हायर किया ये कह के कि आपने हमारे स्कूल में आना है, स्कूल में आके आपने +1 +2 को इकोनॉमिक्स पढ़ानी है, उसके बदले में हम आपको 50,000 देने वाले हैं। मैं कहूंगा दे तो आप 40 रहे हो। वो कहते हैं बात तो सुनो, देने तो हमने आपको 50 हैं, पर अगर हमने आपको वो 50,000 रुपीज अभी के अभी दे दिए, ठीक है, तो आप तो मतलब पंजाबी आदमी हो, मतलब पंजाबी आदमियों की जेब में पैसे हो तो वो तो टिकते नहीं है, वो आप तो सारे के सारे खर्च कर जाओगे। तो हमने क्या किया, अभी फिलहाल आपको जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 40,000 दिए। 10,000 रुपीज जो है वो हमने आपका एक अकाउंट ओपन किया हुआ है जिसका नाम है पेंशन फंड, ठीक है। तो हमने 10,000 आपके पेंशन फंड में डिपॉजिट करा दिए भी, जब आप रिटायर होगे वो पैसे आपको तब मिल जाएंगे। मतलब अगर आपको अभी हमने 50 के 50 दे दिए, आपने सारे खर्च कर देने हैं, जब रिटायर हो गए और जब आपके बच्चे आपको घर से बाहर निकाल देंगे, आपके हाथ में तो कुछ होना नहीं, क्योंकि 50 की बात हुई थी हमारी, 50,000 हमने आपको दे दिए, आपने खर्च कर दिए, अब रिटायर हो गए, हमने कहा कि हमने जितने पैसे आपको देने थे हमने आपको दे चुके हैं, अब हमारे पास तो और कुछ है नहीं आपको देने के लिए, हमने आपको कुछ देना नहीं, आपके पास जो थे आपने सारे खर्च कर दिए, अब आपके बच्चों ने आपको घर से बाहर निकाल दिया, तो अब घूमो। तो अब क्या करते हैं, ऐसा करते हैं 40,000 अभी ले लो, जब आप रिटायर होगे हम आपको 10,000 जो है वो तब दे देंगे, ताकि जब आप रिटायर हो तो आपके हाथ में कुछ पैसे होने चाहिए। तो वो क्या है, गवर्नमेंट कहती कि हमने क्या किया, हमने आपकी सोशल सिक्योरिटी को जो है वो इंश्योर कर दिया कि हम आपको एक तरह से सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं कि जब आप रिटायर होगे, अब हमने आपको सोशली सिक्योर कर दिया भी, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं, आप अकाउंट से पैसे निकलवाना और अपनी आराम की जिंदगी जीना। तो हमने क्या किया, हमने आपको किया सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है, अब वहां पे गए 10,000, अब ध्यान से समझ लो इस चीज को। अब क्या हुआ, मेरी आई एम एम्प्लॉय, मेरी सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट किया किसने, मेरे एम्प्लॉयर ने, एंड हु इज माय एम्प्लॉयर, इट्स अ गवर्नमेंट।
तो गवर्नमेंट मेरी इंप्लॉयर है, तो गवर्नमेंट ने मेरी सोशल सिक्योरिटी में 10,000 डाल दिए। अब मैं ये नहीं कह सकता कि गवर्नमेंट ने मेरी सर्विसेज के बदले में मुझे सिर्फ और सिर्फ 40,000 दिए हैं। मैं कहूंगा कि हाँ ठीक है जी, आपकी बात बिल्कुल सही थी, हमारी 50 की बात हुई थी, आपने मुझे 50,000 ही दिए। कई बार क्या होगा, एग्जाम के अंदर आपको एक स्टेटमेंट आ जाएगी जिसमें ये लिखा होगा, अब सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए वो लिखेगा सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉय, और यहां पे वो 5,000 दे देगा साथ में। अब हमने क्या किया हुआ है, हमने तो सोच लिया जहां पे सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन आया हमने उसको ऐड कर देना है। अब सोचो मैं क्या ये कह सकता हूं कि जो गवर्नमेंट है वो मुझे सिर्फ 40,000 दे रही है? नहीं, मैं कहूंगा गवर्नमेंट मुझे कितना दे रही है, 50। भी 40 मुझे कैश में दे रही है, 10,000 मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करा रही है, तो जब मैं रिटायर होऊंगा मुझे मिल जाएंगे, तो ये 10,000 जो है वो भी मेरे ही है। सो इसका मतलब मेरा टोटल कंपनसेशन, मतलब मैंने गवर्नमेंट को अपनी फैक्टर सर्विसेज दी, उसके बदले में गवर्नमेंट ने मुझे कंपनसेट किया विद माय सैलरी एंड वेजेस एंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। तो मुझे कितने मिले, 50,000। ठीक है, अब कई बार क्या करेगा, कंफ्यूज करने के लिए लिखेगा सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉय। अब हु इज द एम्प्लॉय, आई एम द एम्प्लॉय। मैंने, अब ध्यान से पढ़ो, कि मेरी सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट किया किसने, एम्प्लॉयर ने नहीं बल्कि एम्प्लॉय ने, मैंने खुद। अगर सपोज करो कि मैंने अपना इंश्योरेंस कराया हुआ है, तो दैट्स फॉर माय सोशल सिक्योरिटी, कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो माय फैमिली फील सिक्योर, तो मैंने अपना इंश्योरेंस कराया। हर साल मैं अपने इंश्योरेंस का प्रीमियम भरता हूं, तो वो क्या है, वो मेरी सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन है, किसका, मेरा। अब सोचो अगर मैं अपने इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहा हूं, मैं भर रहा हूं, सो वो क्या है, वो मेरी इनकम है। अगर मैं अपना प्रीमियम भरता हूं ना, तो वो मेरा एक्सपेंडिचर है, तो मेरी इनकम नहीं है। तो हमने मेथड कौन सा लिया, इनकम मेथड। तो इसमें हमने एक एम्प्लॉय की सिर्फ और सिर्फ इनकम लेनी है, उसका एक्सपेंडिचर नहीं लेना। अगर मैंने अपने LIC का इंश्योरेंस कराया हुआ है, या कोई बजाज फाइनेंस का कराया हुआ है, या रिलायंस का कराया हुआ है, या टाटा का कराया हुआ है, कुछ भी है, अगर मैंने किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस कराया है और उस इंश्योरेंस से मैं क्या करता हूं, हर साल प्रीमियम भरता हूं, तो प्रीमियम जो मैं भर रहा हूं ना, वो मेरा एक्सपेंडिचर है, वो मेरी इनकम नहीं है। तो इसलिए कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। हमने जब इनकम काउंट करनी है, तो इनकम आपको वो होगी जो आपकी सोशल सिक्योरिटी में आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, ना कि सोशल सिक्योरिटी में जो आप कंट्रीब्यूट करोगे। क्योंकि जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो वो तो एक्सपेंडिचर है, वो इनकम थोड़ी है। पर अगर आपकी सोशल सिक्योरिटी में आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, देन इट इज योर इनकम। ठीक हो गया। अब एक तो इनकम ऐसे मिलती है, एक इनकम कैसे मिली आपको, कैश फॉर्म में, वो क्या हो गई आपकी वेजेस एंड सैलरी। नंबर 2, जो आपका एम्प्लॉयर था उसने आपकी सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट किया, वो भी आपकी इनकम है। थर्ड, आपको इनकम होती है इनकम इन काइंड। ठीक है, इनकम इन काइंड। काइंड का मतलब क्या है कि हम आमतौर पे ये देखते हैं कि जो भी हमारे आर्मी पीपल होते हैं, अगर आपने देखा हो कि उनको यूनिफॉर्म मिलती है फ्रॉम द आर्मी, ठीक है, उनको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिलते हैं फ्रॉम द आर्मी। आपने देखा हो उनके बाइक होते हैं या उनके ट्रक्स होते हैं, उनको आर्मी के अंदर रहने के लिए जगह मिलती है। ठीक है ना। अब क्या होता है, वो भी उनकी इनकम का एक पार्ट है। जैसे अगर सपोज करो कि गवर्नमेंट ये कहे कि अपनी यूनिफॉर्म जो है वो खुद स्टिच कराओ, हम तो नहीं करा कर देते, तो उनको अपनी यूनिफॉर्म के ऊपर एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। अब उनको यूनिफॉर्म फ्री में मिल गई, मतलब जो उनका खर्चा था वो बच गया। अब जो पैसे बचे वो उस पैसे को वो कहीं और पे यूज कर सकते हैं, वो कहेंगे हमारी इनकम जो है वो बढ़ गई। ठीक है। अब उनको रहने के लिए क्वार्टर मिले, उनको खाने के लिए वहां पे मेस मिली, तो ये सारी चीजें उनको मिल रही हैं, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिल रहे हैं। अगर मैं ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जो है, अगर मैं उसको आर्मी पीपल बोल लूं, तो गवर्नमेंट कहती है कि देखो जी, हमने आपको एम्प्लॉय किया है, ठीक है, सो दैट यू कैन मेक द डिफेंस ऑफ द कंट्री स्ट्रॉन्ग। उसके बदले में हमने आपको 55,000 रुपीज देने। तो अब हमने क्या किया, हमने उसको 40,000 कैश दे दिया टू दैट आर्मी पीपल।
10,000 उसकी सोशल सिक्योरिटी में डाल दिया। वो कहेगा कि हमारी बात तो 55,000 की हुई थी, आपने तो 50,000 दिए हैं। बात 55 की हुई थी, आप मुझे सिर्फ और सिर्फ 50,000 दे रहे हैं, 40 कैश में, 10 मेरी सोशल सिक्योरिटी में, अब बाकी 5,000 का है। गवर्नमेंट कहेगी कि बाकी 5,000 जो हैं वो हमने आपको काइंड में इनकम प्रोवाइड करवाई है। मतलब हमने जो आपको यूनिफॉर्म दी, ठीक है, उसके पैसे नहीं लिए ना, तो इसका मतलब वो भी एक तरह से हमने आपको फ्री में दी है, तो मतलब वो आप हमारे पैसे लगे उसके ऊपर, तो हमने वो पैसे आप पे लगाए हैं, तो वो आपकी इनकम का एक पार्ट है। आप क्वार्टर में रह रहे हैं आर्मी के, हमने आपसे पैसे लिए नहीं लिए ना, तो उसका रेंट वो कहां गया, तो वो भी हमने आपको दिया। आपने मार्केट जाना था, हमने आपको बाइक दिया, ठीक है, ट्रक्स दिए ताकि आप कलेक्टिवली जा सकें, तो वो भी हमने आपको दिया, ठीक है। तो आपको मेस में खाना खाते हैं तो उसके भी पैसे लगते हैं, हमने आपसे लिए नहीं लिए ना, तो हमने क्या किया, देने 55 थे, अब आप ऐसा करो, आप यूनिफॉर्म ना लो, आप अपनी खुद की स्टिच करवा लो यूनिफॉर्म, ठीक है। जो हमने आपको क्वार्टर दिया है आप उसका रेंट देना शुरू कर दो हमें। आप जो हमसे बाइक ले रहे हो वो मत लो, जो आप हमारी मेस में खाना खाते हो मत खाओ, तो उसके बदले में 5,000 और ले लो, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहती है ये जो मेस का खाना, क्वार्टर का रेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें मिला के इस पे 5,000 आपका एक्सपेंडिचर आता है, तो हमने वो 5,000 आपसे नहीं लिए, तो वो भी एक तरह से क्या है, आपकी इनकम ही है। तो टोटल कितनी बात हुई थी 55 की, तो हमने आपको 55 जो है वो दे दी। तो क्या हुआ, 40 कैश में दिए, 10 जो है आपकी सोशल सिक्योरिटी में डाले और 5,000 आपको काइंड में दे दिए। तो इसलिए आपका जो टोटल कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय रहा वो कितना रहा, 55,000। नाउ इट्स क्लियर। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। सो अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इसी चीज को, क्योंकि अभी तक ये टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। सो विल मीट नेक्स्ट टाइम विद द सेम टॉपिक। सो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। इफ यू फील एनी डाउट देन प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। Till then, it's thank you very much from my side. All the best.